हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और आपकी हाल चाल कैसी है? और आपका हेल्थ कैसा है? प्लीज़ टेल मी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तबीयत कैसी है और आपका सिटिंग हावर कितना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो यार? बिकॉज डिसाइड व्हाट इज योर लेवल इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपका लेवल क्या होगा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये सिटिंग हावर प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और बताइए, कितने इंच का बाइसेप बनाए हो? इसको भी लिख दिया करो यार। थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए ना। द कम्युनिटी हु इज लिसनिंग मी, जो कम्युनिटी हमें सुन रही है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी हेल्थ कैसी है? तगड़े हैं? ठीक है, या फिर थोड़ा कमज़ोर है? कुछ और नहीं कहेंगे। ठीक है, और बताइए कैसे आप सब? सो माई सेल्फ रोहित केसरी, वेलकम टू माई चैनल। आप सबका हम स्वागत करते हैं इस इकोनॉमी की सीरीज में। टुडेज टॉपिक इज सर्विस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, आज हम टर्सरी सेक्टर का एक अभिन्न अंग इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपने हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बारे में सुना। टुडे यू हैव लिसन अबाउट द सर्विस प्राइस इंडेक्स, कि सर्विस प्राइस इंडेक्स होता क्या है, ये काम कैसे करता है। कई चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो इस बुक में लिखी नहीं है। ठीक है, तो बात ये है। सो ये जो टर्सरी सेक्टर है ना, ये भी अपने आप में एक कमाल का विषय है। ठीक है, ये एक्चुअली में जैसे क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ तुम प्रोड्यूस करते हो, कुछ बनाते हो, लेकिन कुछ चीज़ें स्वतः ही पैदा हो जाती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने आप पैदा हो जाती हैं। यही है इस सर्विस और टर्सरी सेक्टर का कमाल है, ये स्वतः ही पैदा हो गई हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर का। तो आज के इस सेशन को हम एक बेहतरीन थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा कहना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। तुमसे सब कुछ संभव हो सकता है और तुम इस संसार में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यू आर इमॉर्टल, तुम अमर हो। बात समझ में आई? सो लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक, सर्विस प्राइस इंडेक्स। व्हाई वी आर यूजिंग द सर्विस प्राइस इंडेक्स? कभी आपने सोचने की कोशिश की हम सर्विस प्राइस इंडेक्स का यूज क्यों करते हैं? तो ये दिमाग में सीधे आंसर आएगा कि हम सर्विस को मेजर करने के लिए सर्विस प्राइस इंडेक्स का उपयोग करते हैं। सर्विस मतलब क्या होता है? सर्विस मतलब सुविधाएं, योर फैसिलिटी। ठीक है, सुविधाएं, योर फैसिलिटी, यही सर्विसेज हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ हार्ड, इट्स अ सॉफ्ट। देखो, जब तुम सर्विस लिखो तो वहाँ पे सॉफ्ट भी लिखा करो, बिकॉज ये तुम्हारी जो कंट्री के जीडीपी है, जिसमें इकोनॉमिक जो वेलनेस मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसका एक सॉफ्ट भाग है ये सर्विस। इट्स नॉट अ हार्ड भाग। मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, दीज आर अ हार्ड पार्ट ऑफ योर कंट्री जीडीपी। ठीक है, बट दिस इज अ सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर कंट्री जीडीपी, सर्विस सेक्टर। तो सुविधाएं, फैसिलिटीज विच यू आर यूजिंग। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर, लाइक जोमेटो, जोमेटो इज अ सर्विस। ठीक है, वो खाना थोड़ी बना के तुमको दे रहा, नहीं, वो आपको सर्विस पहुंचा रहा है। खाना दुकान से उसने लिया, दुकान से लाके आपके घर तक पहुंचा दिया, उसका ये सर्विस का काम था। जैसे मान लीजिए आप बीच में मीडियम है, इट्स ट्रीट लाइक मीडियम। यहाँ पे तुम इसका सेकंड नाम इसका मीडियम ही बोल सकते हो। दिस इज एक्ट एज मीडियम, मीडियम ही है। बात समझ में आई? ये मीडियम ही है। तो ठीक है, अब आप मान लीजिए आप बैठे हैं। ठीक है, आपने एक फ़ोन घुमाया, इधर का काम हो गया, एक फ़ोन घुमाया, उधर का काम हो गया। यू आर द मीडियम। बात समझ में? जो टेलीकॉलर सर्विसेज, दीज आर अ मीडियम, इसीलिए सर्विसेज है। तो सर्विसेज मतलब जो चीज़ बिना किसी हार्ड प्रोसेस को, ठीक, हार्ड प्रोसेस थोड़ा बहुत है इसमें, विदाउट मच हार्ड प्रोसेस, इसमें अधिक से अधिक हार्ड प्रोसेस ना लगे, सॉफ्ट प्रोसेस के जरिए हो, वो है तुम्हारा सर्विस। उसी प्रोसेस को मेजर करने के लिए कि उसका हमारी कंट्री के जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है।
ठीक है, कितना परसेंट योगदान है, उसका कैपेसिटी लेवल क्या है, उसमें चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, इन सर्विसेज के प्राइसेस किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, किस प्रकार से इनके प्राइसेस को सेट किया जाए, हाउ इज द गवर्नमेंट रेगुलेट दिस, हाउ गवर्नमेंट कैन रेगुलेट दिस। ठीक है, इसको रेगुलेट गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, तो इसके लिए इस इंडेक्स को बनाया गया, दिस इज कॉल्ड सर्विस प्राइस इंडेक्स। बात समझ में आई? सो आगे इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। लिखा है contribution of tertiary sector in the India GDP has been strengthening for the past 10 years। पिछले 10 साल से जो कंट्रीब्यूशन रहा टर्सरी सेक्टर का हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ में, ठीक है, वो कितना था, ठीक है, इट स्टैंड अबाउट 60%। ठीक है, पहले कम था, लेकिन पास्ट 10 ईयर से इसका लगभग 60% योगदान है जीडीपी में। सोचो, कंट्री की 60% जीडीपी डिपेंड अपॉन दीज सर्विसेज, और इस सर्विसेज की दिग्गज इनको रेगुलेट करने वाली समय है कौन, विप्रो, टीसीएस, ठीक है, महिंद्रा आईटी, ओरेकल, ये सब कंपनियां हैं। ठीक है, दे आर प्रोवाइड सर्विसेज। बात समझ में? तो सोचो 60% जीडीपी सर्विस ऊपर निर्भर। तो इकोनॉमिक पढ़ने से क्या पता चला, ये पता चला कि कौन सा सेक्टर, मतलब सीधी सीधी बात, किस सेक्टर में पैसा जाता है, दीज आर सर्विसेज, यहाँ पैसा जाता है। कंप्यूटर फील्ड, सीएस, कंप्यूटर साइंस, मच मनी। आईटी के बच्चों ने देखो पैकेज कितना लगता है, 1 CR पर ईयर। सोचो, जितना तुम पूरे जमाने भर में नहीं कमाओगे, मतलब तुम तो बहुत कमाओगे। कुछ लोग 1 करोड़ एक साल में कमा रहे हैं, रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ फ्री। तो बात समझ में आई? तो दीज आर सर्विसेज। बात समझ में आई? सो द नीड ऑफ सर्विस प्राइस इंडेक्स इन द इंडिया इज वारंटेड बाय द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ सेक्टर इन द इकोनॉमी। क्योंकि इस इकोनॉमी सेक्टर में इंडिया के जीडीपी में इसका योगदान बढ़ता जा रहा था, तो इसीलिए इसको कंट्रोल, मैनेज और प्रॉपर तरीके से रनअप करने के लिए ज़रूरत था कि एक प्रकार का इंडेक्स सूचकांक बनाया जाए, जिसमें इन सब चीज़ों को लिखा जाए, और लिखने के बाद उसको चेक किया जाए, उसके बाद उसको कंपेयर किया जाए दूसरे अदर सेक्टर से, उसी हिसाब से इसका प्राइस भी निर्धारित होगा। देयर इज नो इंडेक्स सो फार टू मेजर द प्राइस चेंज इन द सर्विसेज। कोई इंडेक्स इससे पहले नहीं था। प्रेजेंट इन्फ्लेशन एट द WPI ओनली शो द प्राइस मूवमेंट ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जो WPI था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो आप जानते हैं कि दे आर ओनली शोइंग द गुड्स, ठीक, वो भी होलसेल लेवल पे। फिर PPI है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, दे आर आल्सो मोस्टली, PPI जो है उसका पार्ट जो है गुड्स को शो कर रहा है, ठीक है, बट सर्विस को मेजर कौन करेगा, तो जो बीच में ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज लग रही हैं, एक सामान को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा रही हैं, इन सबको योगदान कौन देगा, इन सबको जो योगदान दिया जा रहा है इसको मेजर कौन करेगा। तो इसलिए सर्विस प्राइस इंडेक्स का आविष्कार किया गया। ठीक है, प्राइस मूवमेंट ऑफ क्वांटिटी इट इंक्लूड ओनली द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। किसकी बात करें, WPI। टर्सरी सेक्टर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब WPI जो था प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को इंक्लूड करता था, लेकिन उसमें टर्सरी सेक्टर इंक्लूड नहीं था। ठीक है, ड्यू टू दिस वी हैव डेवलप्ड द सर्विस प्राइस इंडेक्स। नीड फॉर सच एन इंडेक्स was recommended by the working group under the chairmanship of Professor Abhijit Sen। You need to listen that। तुम्हें जानना चाहिए हु इज़ द प्रोफेसर अभिजीत सेन। इसका क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। प्रोफेसर अभिजीत सेन कौन थे? इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल सब कुछ कर दे देगा। और किस देश के थे? इंडिया। कहाँ के मेंबर थे? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेटअप अ रिवाइज द WPI। 93 से 94 उन्होंने WPI को रिवाइज किया, विच वाज, ठीक है, रिटरेटेड बाय द नेशनल स्टैटिकल कमीशन हेडेड बाय द C रंगराजन। यू नीड आल्सो नोट दैट C रंगराजन कौन था, आता क्वेश्चन। रंगराजन कमेटी, और रंगराजन कौन थे ये भी आता है ना। तो द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ बीन मेकिंग एन एफर्ट टू डेवलप द सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स, SPI, मतलब सर्विस प्राइस इंडेक्स। कौन कौन? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ बीन मेकिंग एन एफर्ट टू डेवलप सेक्टर स्पेसिफिक सर्विस प्राइस इंडेक्स for the country with the technical assistance
बीइंग रिसीव अंडर द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक और कंट्री के डिफरेंट कमिटी, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक एडवाइजर, समझ में, और इंडस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री था, इन सब लोगों ने मिलकर सर्विस प्राइस इंडेक्स को यूज किया और यूज करने का तरीका निकाला, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मदद से। कुछ मतलब असिस्टेड सहायता लेगी, नॉलेज लिया गया उनसे, कहने का मतलब ये। स्टार्टिंग सन 2005-6 में चालू हुआ। ऑफिस हैज पुट इन प्लेस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 5-6 पे रखा गया सर्विस प्राइस इंडेक्स को। टोटल 7 सर्विसेज के अंदर इंक्लूड थी, जैसे कि रेलवे हुआ, पोस्टल हुआ। अब तक ये आएगा 5-6 के दौरान जब एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस चल रहा था सर्विस प्राइस इंडेक्स का, तो कौन कौन सी सर्विसेज में इंक्लूडेड थी? रेलवे, पोस्टल, एयर, टेलीकॉम, पोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, दीज सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस। इवॉल्विंग अ सिंगल एंड द नेशनल एसपीआई इज स्टिल इन द प्रोसेस। उसके बाद जब ये प्रक्रिया हो गई तो सिंगल सर्विसेज, मतलब ये तो रेलवे अलग अलग, मतलब कई सेक्टर को मिला के चीज़ें हो रही, लेकिन उसके बाद सिंगल सिंगल सेक्टर पे, मतलब उसके बाद सर्विस सेक्टर में भी अलग अलग सेक्टर इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो उनको भी व्यवस्था, उनको भी मेजर करने के लिए व्यवस्थाएं चालू की गई थी। सो मुबारक हो, आपका इन्फ्लेशन चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। टुडेज योर इन्फ्लेशन चैप्टर इज एंडेड। कुछ टॉपिक है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन बिजनेस साइकिल का जो चैप्टर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई इंट्रोडक्शन पढ़ के सुना दें। बिजनेस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दैट, ठीक है। बिजनेस क्या शब्द है यार, बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकती है? अगर इन्फ्लेशन आया तो इस बिजनेस साइकिल का इफेक्ट क्या पड़ेगा? डिमांड बढ़ सकती है, सप्लाई भी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सकता है। ड्यू टू दिस एम्प्लॉयमेंट आल्सो डेवलप। जब नौकरी मिलेगी तुम्हें तो पैसा आएगा तो गाड़ी खरीदोगे, बंगला खरीदोगे लोन पे। है, उसके बाद शादी होगी, लोन पे नहीं, ये नहीं लोन पे होगा, शादी होगी, जिंदगी मस्त में कटेगी। ठीक है। 4 बच्चों की दुकान, पापा लाए हैं मकान। तो आनंद आ जाएगा आपको फिर। दिस इज द बिजनेस साइकिल, ठीक है। इन्फ्लेशन कारण जो होता है, पढ़ते हैं इसको। डिस्कशन ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज शोन इन देयर इंटरनल इंटरडिपेंडेंस। इफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एन इकोनॉमी इज टू बी इनहांस, अगर लाइफ की जो क्वालिटी बढ़ती है, there is a need of conscious public policy which can spend and invest in areas such as food, nutrition, health, education, shelter, social security। अगर आपकी कंट्री की क्वालिटी क्वालिटी बीइंग क्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है, जो पर्सन रह रहे हैं उनकी क्वालिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है कहाँ पे? फूड पे, न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, शेल्टर पे, आवास पे, सोशल सिक्योरिटी पे। अगर आपको बढ़ाना है अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी, देन यू नीड आल्सो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिएट इन योर कंट्री। अंडरस्टूड? तो दोनों पहलू हैं। बट फॉर सच एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी नीड्स इक्विटेबल लेवल ऑफ इनकम, मतलब एक इक्वल लेवल ऑफ इनकम चाहिए। अगर आपको इस लेवल का इन्वेस्टमेंट करना अपनी कंट्री में, तो इक्वल लेवल ऑफ इनकम चाहिए आपको। और इक्वल लेवल ऑफ इनकम अगर आपके पास नहीं होगी, अगर आपके अमीरों के पास ज़्यादा पैसा होगा, अंबानी अंबानी होंगे और अडानी अडानी होंगे, और जो गरीब व्यक्ति है बेचारा, उसके पास रिचार्ज करने के भर के पैसे नहीं हैं, तो फिर कैसे इक्वालिटी आ जाएगी? ठीक है। तो इस कंडीशन में जो जीडीपी वो भी ग्रोथ नहीं कर सकती है। आज के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया यार, वो कुछ कारपोरेट लोगों के चक्कर में पड़े हैं। अरे यार, पब्लिक यहाँ भरमार बैठी हुई है, 150 करोड़ जनता है, 200 रुपया पर डे अगर मिलने लगे, सोचो कितना टैक्स मिलेगा, तुम सोच नहीं सकते हो। लेकिन नेता लोग कुछ कारपोरेट कहे में आ गए हैं, ठीक है, वो इक्वालिटी पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वो लोग खो दे रहे हैं, तभी तो लोग यहाँ से पलायन करके भाग रहे हैं अमेरिका में।
ये हमारा सौभाग्य नहीं है कि हमारे यहाँ सुंदर पिच्चई जाके अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, नहीं, ये हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है मेरे पुत्र, मेरे यूथों। समझ में आया? सोचो अगर सुंदर पिच्चई इंडिया में हो तो आज क्रोम जो है, जो क्रोम सुंदर पिच्चई ने डेवलप किया, एंड्रॉयड सुंदर पिच्चई ने डेवलप किया, इंडिया में होता, आज $3 ट्रिलियन की कंपनी इंडिया की होती। जब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को निकाल के फेंक दिया था अपने सेटिंग से, उसने बिंग डिफॉल्ट सेटिंग ले आया था, तो सुंदर पिच्चई ने सहारा दिया। इंडिया का दुर्भाग्य था वो यार, कि इंडिया से सुंदर पिच्चई छीन के ले गए अमेरिका वाले। सोचो क्या टैलेंटेड बंदा था। इंडिया में साला माहौल नहीं था। आईआईटी के बच्चे सपना क्या देखते हैं, हम विदेश जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, पैकेज। सोचने वाली बात, टैलेंट से बाहर यही है। अभी जानते हो जब अंग्रेज आए थे 17 और 16 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। सोचने वाली बात है। अभी और सुनो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, अभी क्या हो रहा था, ड्रेन ऑफ माइंड हो रहा है बेबी, ड्रेन ऑफ माइंड हो रहा है, खत्म हो जा रहा है दिमाग यहाँ से, भारत के दिमाग को चूसा जा रहा है। इतने टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में यार, लेकिन इंडिया के लोगों को इनकी कदर नहीं है। तो भाई पैसा तो कमाना है इनको, क्योंकि इनके पास दिमाग है। और सामने वाला ऑफर करा, सर 400 करोड़ रुपए आइए, सुंदर पिच्चई 2000 करोड़ रुपए आइए। अब इतनी बड़ी रकम छोड़ के थोड़ी कोई भागेगा, चाहे कहता ना। अभी अमेरिका हमें प्रस्ताव दे, सर ट्रम्प के स्थान पे आप आइए, लड़िए इलेक्शन, तुरंत चले जाएंगे। क्या रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हो जाएगी। तो सोचो इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, वेल्थ की ड्रेनिंग हो रही है, दिमाग, सॉरी फॉर दैट, ड्रेन की आप माइंड हो रहा है, माइंड को चूसा जा रहा है, यहाँ से निचोड़ के लेके चले जा रहे हैं लोग। तो मेरा कहना है सुधरो और देखो व्हाट इज द मैटर, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो क्यों रहा है इंडिया में, इतनी बेरोजगारी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे शरीर से अगर तुम्हारी बुद्धि को निकाल लो, सोचना ध्यान दिमाग लगा के, तुम्हारे शरीर से तुम्हारी बुद्धि को निकाल लो, तुम्हारा शरीर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस ऐसे इधर तो भटकेगा। जैसे तुम्हारा शरीर बिना आत्मक सून है ना, वैसे तुम्हारा शरीर बिना दिमाग के भी खत्म है। जानवर कहाँ है, क्योंकि उनका बुद्धि डेवलप नहीं हुआ है। तो इंडिया का ब्रेन, बेस्ट क्वालिटी का ब्रेन निकाल लिया जा रहा है। सोचो लीडरशिप की कमी इसीलिए इंडिया में आ गई है, सब खत्म हो जा रहे। सोचो 18, 19 सेंचुरी, 17 सेंचुरी के तो बारे में सोचो, उसकी बात करो, उस समय कितने महान महान लोग पैदा, BR अम्बेडकर, सोचो गजब व्यक्तित्व इंसान, स्वामी विवेकानंद, सोचो एक न्यूज़पेपर पकड़ते थे, 15 मिनट पढ़ के खत्म न्यूज़पेपर, तुम एक सिरे से चाहे जहाँ से उनको पूछो सब बताते थे, किताब पूरी स्कैन कर लेते थे। दयानंद सरस्वती, APJ अब्दुल कलाम, बात समझ रहे हो? उस समय ड्रेन ऑफ माइंड नहीं था, उस समय ड्रेन ऑफ वेल्थ था। तो इतने बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण पैदा हुए थे। CV रमन। लेकिन आज लोग, सपना है मैं ऑक्सफोर्ड में जाके पढूं, क्यों है ऐसा सपना, क्यों लोगों का सपना नहीं है मेरे यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ मैं जाके पढूं? क्योंकि अभी देखो तुम पॉलिटेक्निक, जितने भी कॉलेज बने हैं पॉलिटेक्निक, वहाँ का हाल देख के आओ, तुम्हारी इच्छा नहीं कि दोबारा जाके वहाँ चले जाएं टहलने। और ऑक्सफोर्ड और MIT वगैरह कैसा हाल है, वहाँ लोग टूर करने के लिए जाते हैं, वहाँ लोग पिक्चर बनाने के लिए जा रहे हैं, इतना बेहतरीन शॉट है उसका। यहाँ जंगल पूरा हो चुका है। तो इस चीज़ को समझो, ड्रेन ऑफ माइंड, माइंड का पूरी तरह ड्रेनिंग हो किया जा रहा है इंडिया से, और इस चीज़ को हमारे देश के लोग समझ नहीं रहे हैं। जो यूथ है उनको भी समझना चाहिए, ठीक है? तो इसको समझो, ये ड्रेन ऑफ माइंड की जो थ्योरी है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सॉरी, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इनकम इन्हांसमेंट इन एनी इकोनॉमी टेक प्लेस via increase the level of production in the economy.
सीधी बात है, इनकम इन्वायरमेंट तभी होगा जब तुम्हारी कंट्री का प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इट मीन्स रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, जीएनपी में वहीं आर जोड़ दो आगे, रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेवल। जब आर जीएनपी बढ़ेगा, रियल का, नॉमिनल नहीं बोल रहा हूँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। इकोनॉमी में दो तथ्य हैं, एक नॉमिनल है और एक रियल है, दोनों में डिफरेंस है ब्रो, इस चीज को समझना। इट मीन्स डेवलपमेंट रिक्वायर्स हायर ग्रोथ, डेवलपमेंट तो हायर ग्रोथ चाहेगा, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डू सो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज कीप मॉडिफाइंग देयर पॉलिसी टू कीप इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट हायर एंड डिजायर्ड लेवल पे। तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी तो उसी लेवल पर रहती है कि हमारी इकोनॉमी को हाई लेवल पे ग्रोथ किया जाए और डिजायर लेवल पहुंचाया जाए कि $5 ट्रिलियन का सपना देखा गया तो $5 ट्रिलियन तक लिया लेके जाया जाए इसको। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, $5 ट्रिलियन तो बन रहा है, लेकिन वो $5 ट्रिलियन में से साला 70% जो धन है हमारा वो एक जगह स्थिर है यार, 30 या 20% धन हम लोगों के पास है। तो सोचने वाली बात तो है यार, सोचो इन सब चीज़ों को, यही तो फायदा है इकोनॉमिक पढ़ने का ना। तुम इसको पढ़ते हो बस रट के चले जाओ, बस लिखना यूपीएससी में पास करना डीएम बन जाना, नहीं, ये सब देखो यार, सीखो इन सब चीज़ों को पढ़ के, इस तरह पढ़ो ना यार तो समझ में चीज़ों को करने, कब तुम भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। डू सो गवर्नमेंट, ठीक है, बट एट द टाइम्स गवर्नमेंट फेल इन दिस ऑब्जेक्टिव, लेकिन गवर्नमेंट इस काम करने में फेल हो गई है। व्हाई वी सी द इकोनॉमी इज फॉलोइंग बूम एंड बस्ट साइकिल, which is especially seen in the case of capitalist and the market economy। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन का आना जाना हो रहा है तो उसका एक ही रीज़न है, इनडायरेक्टली चीज़ों को तुम कनेक्ट करना, जो उसकी 70% की जो वेल्थ है किसी एक जगह केंद्रित है और बाकी जो 30% की वेल्थ है वो कहीं एक जगह केंद्रित है। अब यहाँ भी दिमाग कमाल है, ये 70% वाले क्या करेंगे, 30% का सारा ब्रेन लेके चले जाएंगे अपने पास, यहाँ वेल्थ आ ही नहीं पाएगी, सब यहीं जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बूम एंड बस्ट साइकिल इज अ प्रोसेस इन व्हिच द इकोनॉमी सी एक्सपेंशन, बूम बस्ट, ठीक है, धमाका और बूम होना, ये इकोनॉमी के तरीके हैं बढ़ने के, which is studied under the business of the economic cycle, जो इसमें पढ़ेंगे हम। ड्यूरिंग द बूम इकोनॉमी ग्रोज इनॉर्मस जॉब, जब इकोनॉमी बूम पे होती है बहुत जॉब क्रिएट होता है, ठीक है, एंड इनकम एक्सपैंड द हायर पेस, और इनकम बहुत तेज बढ़ता है, लोगों के पास नौकरी आती है, पैसा दाब के आता है। और ड्यूरिंग द बस्ट द इकोनॉमी श्रिंक, जब बस्ट होती है इकोनॉमी फटती है तो श्रिंक हो जाती है, और इकोनॉमी जब बस्ट होती है छटनी होती है एम्प्लॉइयों की, भागो यहाँ से, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है। तो इकोनॉमी की छटनी होती है तो लोग बेरोजगार होते हैं, उसके बाद वैकेंसियाँ निकलना बंद हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं रिसेशन आ गया है। अंडर द बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है, द साइकिल ऑफ बूम एंड बस्ट लास्ट फॉर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिडेंस एमंग कंज्यूमर्स। ध्यान देना, बहुत गजब बात लिखी गई है, मैं पढ़ूंगा एक बार, आप सोचना 12 सेकंड के लिए। साइकिल ऑफ बूम एंड बस्ट लास्ट फॉर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिडेंस एमंग कंज्यूमर, इन्वेस्टर एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये जो बूम और बस्ट साइकिल है, जानते हो किस पर डिपेंड करता है, जो कंज्यूमर है, जो परचेज कर रहे हैं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी से, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, पर कैपिटा इनकम से, ठीक है, और इन्वेस्टर और क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इन्वेस्टर कितने आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है 30% में है या 70% में है, या गवर्नमेंट इनमें है या इनमें है भी या नहीं है,
या फिर इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ी जिम्मेवार होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। बात समझ में आई? सॉरी। ठीक है। बिटवीन बूम एंड बस्ट देयर आर मेनी इंटरमीडिएट साइकिल फेसेज और स्टेज, गुड एंड बैड काइंड सच एज ग्रोइंग ग्रोथ, ठीक है, एंड स्लो डाउन, स्टैग्नेशन, रिसेशन, डिप्रेशन। दिस इज अ प्रोसेस। योर इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने घटाने के पीछे प्रोसेस है, एलिमेंट है, जिम्मेवार हैं। बैड वंस, पॉसिबल रिकवरी फ्रॉम एनी रीजन, बैड साइकिल। अ ब्रीफ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन प्रेजेंटेड बिटवीन द फोर ऑन फोर साइकिल। जो फोर साइकिल उसके ऊपर भी इसमें डिस्कशन बताया गया है, जैसे कि डिप्रेशन क्या होता है, रिकवरी क्या होती है, बूम क्या होता है, रिसेशन क्या होता है। बात समझ में आई? तो मेरा कहने का मतलब है तुम इस तरह पढ़ो इसको, इकोनॉमी को। तुम इकोनॉमी को इस तरह पढ़ो कि तुम इससे अपनी आसपास की चीज़ों को कनेक्ट करो। जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट की पॉलिसी से इसको कनेक्ट करो। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ डिप्रेशन और रिसेशन, तो इस डिप्रेशन रिसेशन का क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इस समय है, क्या इस पे वर्क कर रही है, या इसके पहले कोई इससे संबंध था, ये आया क्यों है, क्या इस समय ये आया है? तो इन सब चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट वे में कर पढ़ो। ठीक है, इस तरह चीज़ों को अप्रोच करो। अप्रोचिंग तुम्हारी बेटर होनी चाहिए, तब मज़ा आ जाता पढ़ने में। अब इतना जितना चीज़ मैंने अभी पढ़ा है तुम्हें, सब चीज़ को जितना पहले पढ़ा है वहाँ से इसको मिला कनेक्ट करो। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है। और हमारा जो इन्फ्लेशन होता है ना, वो वेल्थ कंसंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वेल्थ कंसंट्रेशन आपका है किस साइड में। ये बात सीधी है ना यार, जिनके पास हज़ारों करोड़ों की संपत्ति है, कि अगर 1000 रुपया किलो आलू हो गया तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो 70% वेल्थ कंसंट्रेट करके रखे हो। लेकिन जो बेचारे हम तुम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जैसे लोग, इनके ऊपर फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी ही होनी चाहिए कि हमारा जो वेल्थ ऑफ कंसंट्रेशन हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे टैक्स के फॉर्म में उनसे लें, चाहे कई स्कीम के माध्यम से उनसे लें, कोई भी प्रक्रिया करें। लेकिन वेल्थ को, जो 30% जो वेल्थ कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लाके को इक्विटेबल मैनर में लेके आना चाहिए। तो डिस्पैरिटीज को पैरिटी फॉर्म में लेके आना चाहिए, इक्वल फॉर्म में लेके आना चाहिए। तो ये इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कारक है, वेल्थ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। जब आप इकोनॉमी पढ़ें तो इस चीज़ को समझें, क्योंकि यार जब तुम अपने दिमाग में ये चीज़ डालोगे ना, तो भविष्य जो आने वाला है तुम सुधारने लगोगे उसको। अभी मैंने जो बात की कि ड्रेन ऑफ माइंड हो रहा है भारत में, ड्रेन ऑफ माइंड हो रहा है, ये नई थ्योरी भी लागू होने वाली है। मैं आज इस पे लिखने वाला हूँ, एक बेहतरीन थॉट लेके लिखूंगा इस पे। ठीक है, बेहतरीन आर्टिकल इस पे लिखा जाएगा ब्लॉग में। तो ड्रेन ऑफ जो माइंड हो रहा है इंडिया से, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इसमें इंडिया का। जितने भी बाहर कंट्रियाँ सब इसको, क्योंकि बात सीधी है, जहाँ पॉपुलेशन होगी वहीं माइंड पैदा होगा। ठीक है, अभी तुम कई साइंटिस्टों को उठा के देखो यार, जो अमेरिका में इस समय नए युग में बन रहे हैं, सब इंडिया के निवासी हैं, वहाँ पे रह के अमेरिकन हो गए हैं। दे आर इंडो अमेरिकन। बात समझ में आई? वेल्थ माइंड की ट्रेनिंग। अब देखो, क्योंकि इस लोगों को समझ में आया, एक समय था सोना लोग बटोरने पे लगे थे, सब 17 और 16 सेंचुरी के दौरान। अभी दिमाग बटोरने पे लगे हैं। जिसके पास माइंड का स्टोरेज ज़्यादा होगा वही इस दुनिया पे राज करेगा। अमेरिका, वाई दे आर एक्चुअली रूलिंग द वर्ल्ड, दिस अ रीजन बिहाइंड दैट ना, बिकॉज उनके पास एक बेहतरीन क्वालिटी का माइंड है। वहाँ धर्म वर्म जात वात कुछ नहीं है, वहाँ दिमाग की क्वालिटी, वहाँ तुम्हारे माइंड का कैपेबिलिटी, माइंड की कीमत है। सोचो, सुंदर पिक्चर, 2200 करोड़ रुपया सैलरी, 2200 करोड़, 2200 करोड़, कितनी कंपनियों की वैल्यू होगी।
बात को समझो, ये प्रक्रिया इस समय ड्रेन ऑफ माइंड हो रहा है यहाँ से, और तुम लोग जाग नहीं रहे हो, अपने माइंड को तैयार कर नहीं रहे हो, योग ध्यान कर नहीं रहे, इसीलिए चीज़ समझ नहीं आ रही है, छोटे छोटे चीज़ों में फ्रस्ट्रेट होकर भाग जा रहे हो। अमेरिका अमेरिका बना कैसे, कभी पढ़ना उसके बारे में। वहाँ भी एक बहुत बड़ा ब्लैक युग आया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन। समय तो इंडिया का है, इंडिया बदलेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सुनोगे, तुम कई लोगों को बताओगे, बस यही है बदलने की प्रक्रिया। बात समझ में आई? तो बदलने की प्रक्रिया यही है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा प्रोसेस, इकट्ठे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आपकी तीसरी आंख खुल पाएगी। अब ये खुलना बहुत ज़रूरी है, इसको जब खोलोगे तभी तो ये सब देख पाओगे। वो निकल रहा ड्रेन ऑफ माइंड, थ्योरी निकल गई, ये सब निकल कहाँ से? जब तीसरी आंख खुलेगी तभी निकलेगा। ये सब खुलेगा तभी जब आप योग और ध्यान को अपने जीवन में जगह देंगे, ठीक है? जब आप उसको जगह देंगे तभी ये प्रक्रिया हो पाएगी। तो इस तरह पढ़ो, इस तरह मुरली चीज़ों को भी कनेक्ट किया करो, समझ में आया? और कहीं मत उलझो, फोकस करो, ठीक है? आज के साथ हम इसी क्लास से इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, ठीक है? इन्फ्लेशन विद बिजनेस साइकिल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, और इन सब चीज़ों को समझो जो बता रहा हूँ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।